चलो स्टार्ट करते हैं। आप स्लाइड अभी देखिए। पोस्ट ने डिसेबल कर रखा है, पोस्ट कैसे ऑन करें भाई? मैम आपकी आवाज नहीं है। आएगी, अभी रुक जाओ। हो गया? स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। हाँ, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ठीक, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है? इन दिस प्रोसेस जो मेल पार्ट है यानी कि पॉलन ग्रेन्स वो फर्टिलाइज करते हैं फीमेल पार्ट यानी कि गाइनीशियम को। गाइनीशियम के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। तो वो स्टिग्मा पर रीच करते हैं और जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और उसकी एक पॉलन ट्यूब निकलती है जो कि जाती है पूरे थ्रू आउट उसके किसके स्टाइल के, और नीचे जाकर वो ओवरी को फर्टिलाइज करती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक प्रोसेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस है कि पॉलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं। जब वो एंथर लोब्स रप्चर होते हैं तो हवा में ढेरों पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और एक प्लांट के नहीं ढेरों प्लांट्स के होते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर प्लांट के पॉलन पर्टिकुलर फ्लावर को ही फर्टिलाइज करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वहाँ पर पॉलन ट्यूब निकलने लगेगी और वहाँ पर वो जर्मिनेट करके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन पर्टिकुलर फ्लावर को ही फर्टिलाइज करता है। नेक्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करता है? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, जब उसमें से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो उसमें से एक छोटी सी पॉलन ट्यूब निकलेगी। ये पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? पॉलन ट्यूब का जो निकली है या जर्म ट्यूब जो निकली है, पॉलन ट्यूब को जर्म ट्यूब भी कहते हैं। ये जर्म ट्यूब कैसे किसी ओवरी में एंटर करती है, फिर उसका मेल न्यूक्लियस के साथ फीमेल न्यूक्लियस के साथ, यानी कि जो एग एपरेटस था उसमें आपको पता है 3 सेल्स होती थी, 2 सिनर्जिड्स होते थे और एक एग सेल होती थी, है ना। तो एक तो एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, तो ये तो उसका ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, और जो दूसरा मेल न्यूक्लियस होगा, मेल गैमेट होगा, आपको बताया था ना पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, तो जो दूसरा वाला होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कि पॉलिनेशन कैसे कैसे हो सकता है। पॉलिनेशन अगेन बता रही हूँ कि डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो जो पॉलन ग्रेन्स है, जैसे ही एंथरलोब्स रप्चर होंगे वैसे ही पॉलिन्स हवा में बिखर जाते हैं। लेकिन केवल हवा की मदद से ही पॉलिनेशन नहीं होता। पॉलिनेशन की कई बार बायोटिक एजेंसीज़ हैं जो हेल्प करती हैं, और कई बार एबायोटिक एजेंसीज़ हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं।
जो अपने आप से एंथर लोब रप्चर होने के बाद पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच सकते हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन के केस में हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन आप लोग जानते हैं कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, तो उसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसी के स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन का एक और भी चीज़ हो सकती है कि उसी सेम प्लांट के किसी दूसरी फ्लावर पे उसके पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं, तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलते हैं। नेक्स्ट, जो बायोटिक एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में, वो हैं इंसेक्ट्स एंड बीज। आप लोग जानते हैं इंसेक्ट्स एक फ्लावर पे जाते हैं, फिर दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, तो वो उसके पॉलन ग्रेन्स को दूसरे के स्टिग्मा पर पहुंचा देते हैं। ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटोमोफिली। अगर ये पॉलिनेशन की प्रोसेस बर्ड्स के हेल्प से होती है तो ऑर्निथोफिली, बैट्स के थ्रू होती है तो इसको केरोप्टेरोफिली, और मोलस्क आप लोग जानते हैं स्नेल्स, पाइला, यूनियो वगैरह, तो उनके मदद से होती है तो मैलेकोफिली। और अगर पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंसीज से होता है तो, या जैसे कि विंड है, वाटर है, तो विंड से होने पर उसको एनीमोफिली, और पानी की मदद से होने पे उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, जो सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स में होता है, लेकिन कई बार हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में भी नहीं हो पाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऐसा क्यों होता है? सेल्फ स्टेरिलिटी एक कारण होता है, कि मतलब किसी फ्लावर में ऐसा होता है, उसके अपने पॉलन ग्रेन्स जब उसके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वो स्टेरिलिटी शो करते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है नॉन फंक्शनल, है ना, तो वहाँ पर वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं करते। दूसरे होते हैं डिकोगैमी। डिकोगैमी का मतलब होता है कि जो मेल पार्ट है उसकी मैच्योरिटी का समय और फीमेल पार्ट की मैच्योरिटी का समय अलग अलग अगर हो, यानी कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए और फीमेल पार्ट इमेच्योर हो, तो भी जो है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर जो है गाइनीशियम पहले मैच्योर हो गया और मेल पार्ट मैच्योर नहीं हुआ, तो भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्रॉस पॉलिनेशन की। तो डिकोगैमी का मतलब है कि मेल एंड फीमेल पार्ट्स का जो मैच्योरिटी का टाइम है वो अलग अलग होता है। प्रोटेंड्री, यानी कि अगर एंड्रोशियम पहले डेवलप हो गया, प्रो मीन्स पहले, और एंड्री वर्ड आया है एंड्रोशियम से। अगर एंड्रोशियम पहले डेवलप हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रोटेंड्री, और अगर गाइनीशियम पहले डेवलप हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो और तीसरी चीज़ हुई हीट्रोस्टाइली। हीट्रोस्टाइली का मतलब है पॉलन ग्रेन ऊपर स्टिग्मा पर जर्मिनेट हुआ और उसमें से एक पॉलन ट्यूब निकली, और स्टाइल की लंबाई उससे ज़्यादा है, मतलब पॉलन ट्यूब की जो लंबाई है उससे ज़्यादा उसकी स्टाइल की लंबाई है, तो वो सेम फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको इस फ्लावर में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, ये देखिए फ्लावर के स्टिग्मा पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आए हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स से पॉलन ट्यूब निकली है जो कि सीधे जाकर, ये येलो कलर की पॉलन ट्यूब यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि सीधे जाकर एग सेल को फर्टिलाइज कर रही है। ओके, सब लोग क्लियरली देख पा रहे हैं इसको। नेक्स्ट आ जाइए, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है? When the pollen grain reaches the receptive stigma, the germination starts. जब वो रिसेप्टिव स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब रिसेप्टिव का मतलब जो मेच्योर स्टिग्मा है, जो उस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन के लिए हेल्पफुल है ना, तो वहाँ पर वो जैसे ही पहुँचेगा वैसे ही उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। द स्टिग्मेटिक फ्लूइड लीड्स दीज पॉलेंस टू मेल्टिंग टुगेदर प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फ्लूइड होता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि स्टिग्मा उसका स्टिकी होता है, उसमें एक फ्लूइड होता है जिसकी मदद से उसकी जो वॉल होती है वो डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाती है, या जहाँ पर पोर्स होते हैं वहीं पर वो ज़्यादा उसको मेल्ट हो जाती है उसकी वॉल।
In some 80 angiospermic families, stigma has a small papillose outgrowth. स्टिग्मा आप लोग जानते हैं ना, स्टिग्मा का सरफेस जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, है ना। पर कभी कभी इस सरफेस के ऊपर छोटी छोटी पैपिली भी होती हैं। 80 स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें कि ये पैपिलर ग्रोथ रिपोर्टेड है। एंजियोस्पर्मिक 80 फैमिलीज के अंदर ये स्टिग्मा के ऊपर छोटे छोटे से आउटग्रोथ्स होते हैं, जिसको कि हम लोग स्मॉल पैपिली आउटग्रोथ्स कहते हैं। ये किस में हेल्प करती हैं? जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा होता है तो कई बार कई स्पीशीज़ में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर भी वो इसके संपर्क में होता है वहीं से जर्मिनेट होता है और ये जो पैपिली है उसको अंदर एंट्री का रास्ता देती है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये जो पैपिली है ये हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स की बनी होती है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, है ना। तो ये और भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके और उन पॉलन ग्रेन्स को मेल्ट होने में ईज करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। इन सम 80 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज स्टिग्मा हैज अ स्मॉल पैपिलोज आउटग्रोथ्स एंड सरफेस ऑफ दीज पैपिली इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स which keep it moist. The germination of pollen grains depends on the longevity of pollens. It varies in different plants from few minutes to 56 days. अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई पॉलन जब डिस्पर्स हो रहा है तो वो हमेशा के लिए जिंदा होगा, है ना। उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। हर प्लांट में ये जो टाइम पीरियड है ये अलग अलग होता है। किसी में फ्यू मिनट्स होता है, किसी में 2 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से लेके ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें 56 डेज तक का होता है ये पीरियड, कि उतने दिन में अगर वो किसी सूटेबल स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा तो वहाँ पर वो जर्मिनेट कर सकते हैं। हाइड्रेटेड पॉलेंस हैव हाई rRNA by tRNA ratio which is a symptom of फास्ट ग्रोइंग सिस्टम। किसी भी फास्ट ग्रोइंग सिस्टम में rRNA बाई tRNA रेशियो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है हाइड्रेटेड पॉलेंस में, माने कि जहाँ पर मॉइस्चर सफिशिएंट मिल रहा है इन पॉलेंस को। तो ये क्या होता है कि इसकी जो रेट होती है, एक्टिविटी रेट, वो काफ़ी हाई होती है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, एच आ गया है उसमें पहले गलती से टाइपिंग के समय, तो देख लेना। फास्ट ग्रोइंग सिस्टम। एंजाइम क्यूटिनेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसॉल्विंग द वॉल ऑफ पॉलेंस। क्यूटिनेज नाम का एक एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि उसकी वॉल्स के डिसोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्टली दे आर मोनोसाइफोनस but it may be polysiphonous in some cases. साइफन आप समझते हैं, एक ट्यूब को खोला जाता है, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि एक पॉलन ट्यूब निकलती है, पर कई बार कई स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें कई पॉलन ट्यूब निकलती हैं। इनको हम कहते हैं पॉलीसाइफोनस केसेस भी देखने को मिलते हैं। ओके, certain factors of enzyme also show auto rejection response on stigmatic surface. अच्छा, कभी कभी आप जानते हैं ना, पॉलन की बाहर वाली जो लेयर है उसको हम एग्जाइन बोलते हैं, तो एग्जाइन भी कई बार ऑटो रिजेक्शन कर देती है, वहाँ पर जर्मिनेट नहीं होने देती उसको पॉलन ग्रेन को, ठीक है। ये भी एक कारण होता है कई बार पॉलन ग्रेन्स ना जर्मिनेट होने का। एक कारण ये हो गया कि वो टाइम पीरियड निकल गया, जो उसकी लाइफ का टाइम पीरियड था, वो निकल जाने के बाद अगर पॉलेंस पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर जर्मिनेट नहीं हो सकते। लेकिन कभी कभी जो उसकी एग्जाइन होती है वो भी ऑटो रिजेक्शन शो करती है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स वहाँ पर जर्मिनेट नहीं हो पाते। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, मैंने 2 पिक्चर्स यहाँ पर डाली हैं। इसमें जो फर्स्ट वाली पिक है उसमें आप देख रहे हैं उसके स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स स्टिक हुए हैं, और दूसरे वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं उनमें से पॉलन ट्यूब्स निकल रही हैं, ठीक है। सभी में से यहाँ पर एक ही दिख रही है, यानी कि ये सारी कंडीशन क्या कहलाएगी?
अगर एक पॉलन ट्यूब निकलती है तो उसको कहते हैं मोनोसाइफनस, है ना। तो यहाँ पर मोनोसाइफनस कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। ये आप लोग के लिए एक फैमिलियर पिक्चर है जो कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं जिस समय मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया था। तो ये पिक्चर मैंने यहाँ पर इसलिए डाली है कि इसमें आप देखिए कि टोटल जो डिवीज़न के बाद लास्ट में 2 मेल गैमेट्स एक पॉलन ट्यूब में आपको नज़र आ रहे हैं। हाँ, आपको इसमें 2 मेल गैमेट्स नज़र आ रहे हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 मेल गैमेट्स है। इसके साथ ही नीचे एक और भी आपको दिखाई दे रही है ट्यूब, पॉलन ट्यूब। तो इसमें आप पॉलन ग्रेन से निकली हुई ये ट्यूब है, इसमें एक चीज़ जो आपको खास दिखाई दे रही है वो है कैलोस प्लग्स। देखिए कैलोस प्लग्स पढ़ने में आ रहा है ना, और नीचे आगे कैप ब्लॉक है। ये जो कैलोस प्लग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इसको, किस लिए कि उस ट्यूब में जब भी जब ट्यूब निकलनी शुरू हो जाती है पॉलन ग्रेन से, उसका सारा का सारा साइटोप्लाज्म आगे की ओर उसके टिप के पास आ जाता है, ठीक। और ये कैलोस प्लग मदद करते हैं कि उसका साइटोप्लाज्म वापस ऊपर ना जा पाए, मतलब पॉलन ग्रेन की साइड ना जा पाए, आगे की ओर ही जर्म ट्यूब के आगे ही बढ़ता जाए। और जैसे जैसे ये ट्यूब की लेंथ बढ़ती है वो आगे को बढ़ता जाता है और उसमें कैलोस प्लग्स डेवलप होते जाते हैं जो कि उसके साइटोप्लाज्म को बैक नहीं जाने देते। ओके, अब आइए ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ये मैंने इसमें लिखा भी हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया ना कि कैलोस प्लग क्या काम करते हैं। As the pollen grain germinates, the entire content moves into pollen tube। जो उसका entire content होता है साइटोप्लाज्म, वो किस में चला जाता है, पॉलन ट्यूब में चला जाता है। The tip contains entire cytoplasm, while remaining part is consisting of vacuoles। जब सारा का सारा साइटोप्लाज्म आगे आ जाएगा तो पीछे वाले साइड में क्या बचा होगा, वैक्यूल्स, यानी खाली जगह। The callose plugs help to locate entire cytoplasm in tip of pollen tube। pollen tube की टिप के पास ही पूरे साइटोप्लाज्म को रोकने के लिए हेल्प करते हैं ये कैलोस प्लग्स। जैसे जैसे ट्यूब की लंबाई बढ़ती जाती है कैलोस प्लग्स उसमें और ज़्यादा डेवलप होते जाते हैं आगे की साइड और वो साइटोप्लाज्म को आगे ही रखते हैं। एक्सट्रीम टिप हैज़ अ हेमिस्फेरिकल ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड कैप ब्लॉक। जो पॉलन ट्यूब होती है उसका सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है वो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको कि कैप ब्लॉक बोलते हैं। द वॉल ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इट्स साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लिपिड्स। उसकी जो पॉलन ट्यूब की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है और उसमें ये सारे सेल इंक्लूजन्स मौजूद रहते हैं। सेल इंक्लूजन्स तो आप लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर में पढ़े ही हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसको आप पहचानते ही होंगे कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये उसकी ओवरी है ना। और इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं एक साइड में 3 एंटीपोडल सेल्स दिखाई दे रही है, दूसरी साइड में 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल दिखाई दे रही है और बीच में 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, है ना। एक में तो देखिए माइक्रोपाइल, ये देखिए मेरा एरो पे जरा ध्यान दीजिए, जहाँ पर ये माइक्रोपाइल था आपको मैंने सारे पार्ट्स इसके बताए हैं। एक जो माइक्रोपाइल होता है ये ओपनिंग की साइड होती है ना, तो एक माइक्रोपाइल की साइड से एंटर कर रहा है, एक उसके अपोजिट जो कैलेजल एंड है वहाँ से एंटर किया है। ये पॉलन ट्यूब देखो कहाँ से एंटर की है, कैलेजल एंड से, और ये उसके इंटेग्यूमेंट के बीच से एंटर की है ना। तो तीनों पिक्चर्स में अलग अलग जगह से पॉलन ट्यूब ने एंट्री की है, एक में वो माइक्रोपाइल से, एक में कैलेजल एंड से और एक में उसके इंटेग्यूमेंट को रप्चर करते हुए उसके अंदर एंटर की है। अगर माइक्रोपाइल से एंट्री होती है तो उसको पोरोगैमी कहती हैं, कैलेजल एंड से होती है तो उसको कैलेजोगैमी कहते हैं, और अगर उसके इंटेग्यूमेंट के बीच से आती है तो उसको मीजोगैमी कहते हैं।
ओके, फर्टिलाइजेशन पर आ जाइए। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, है ना, ऐसे ही तो है, ये तो आप सभी को पता है। तो यही जो बेसिक प्रोसेस थी जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो फर्टिलाइजेशन में अब फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब उसके अंदर तक आ गई, चाहे वो किसी भी माध्यम से आई हो, चाहे माइक्रोपाइल से आई हो, चाहे कैलेजा से आई हो, चाहे इंटेगुमेंट से आई हो। तो आने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट टू एग सेल इज नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। जब भी जो मेल गैमीट है वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, यानी कि एग एपरेटस में जो एग सेल है उसके साथ फर्टिलाइज कर रहा है, तो वो ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी कहलाता है। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट, है ना, ये डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। द फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट टू सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, है ना, उसको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। किसको कहते हैं बताइए, कौन बता रहा है? हाँ, सेकेंड मेल गैमीट के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको ये इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ये आप लोग के लिए आज का काम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है अक्सर एग्जाम्स में। तो ये आप अच्छे से बताएंगे, केवल इतना बताने से काम नहीं चलेगा, शुरू से लेके पॉलिनेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक की पूरी प्रोसेस आप उसमें बताएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। और किसने इसको सबसे पहले बताया था, कोई बता सकता है? इंटर में पढ़ चुके हैं आप लोग, नवाशिन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले बताया था। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट नोट लिख के मेरे को ग्रुप पे भेजेंगे, ओके। तो द ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में काम आता है। थैंक यू। आज का हमने जल्दी जल्दी उसको पढ़ा क्योंकि जो है काफ़ी लेट हम लोग का कनेक्ट हो रहा था। समझ में आया तुम लोगों को? कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? यस, तो लोग अपने ज़रा कैमरे ऑन कर लो भाई, शक्ल दिखाओ। न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग उसके चक्कर में न्यू ईयर तो विश करना भूल ही गए। आई विश कि नए साल में तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे और क्लासेस में डेली आओगे। ये मेरा सबसे ज़्यादा इच्छा है कि सारे बच्चे क्लासेस में आए और तुम लोग ये न्यू ईयर का रिजोल्यूशन ले लो कि अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तो तुम लोग के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे, लेकिन आई होप कि इस साल तुम लोग के एग्ज़ाम्स भी होंगे और तुम लोग अच्छे से नंबर भी लाओगे, ठीक है। और सारे बच्चे ये काम करके मेरे को कल तक जमा कर देंगे। चलो भाई, अटेंडेंस दो। आज नाम से नहीं लूँगी, नंबर से ले रही हूँ, सब बच्चे बोलते जाएंगे। 1 2 3 4 Yes, ma'am. 5 Yes, ma'am. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11. 15 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 Present, ma'am. 24 present, ma'am. अच्छा 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
ओके बच्चों? मैम हाँ, कौन बोल रहा है? नंबर बोलो बेटा। 6। 6 मैम। ओके, मैम 3 present। 3 की लगी हुई है। चलो भाई, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। हाय मैम। बाय बाय। बाय बच्चों।